ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन टाइप्स का होता है। एक सोल प्रोप्राइटर जो 11th में पढ़े थे, पार्टनरशिप जो आप पढ़ चुके, और तीसरा कंपनी। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। देखो, सोल प्रोप्राइटर कौन सा अकाउंट बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस बनाता है ना। पार्टनरशिप कौन सा बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसके बाद कैपिटल, फिर बैलेंस बनाता है। कंपनी क्या बनाती है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये क्वेश्चन तो यही बन गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं? पार्टनरशिप एंड कंपनी, बोथ। सोल प्रोप्राइटर नहीं बनाता। एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है? सोल प्रोप्राइटर बनाता है। पार्टनरशिप बनाती है, यस। कंपनी भी बनाती है, आपको बनाना नहीं है, बस थ्योरी में समझना। अब कंपनी कितने टाइप्स की होती है? आपने जो बिजनेस में पढ़ा है ना, वो नहीं आ लेना है। कंपनी मेन तीन टाइप्स की होती है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। कितने टाइप्स की होती है? तीन। प्राइवेट, पब्लिक, वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। कितने भी हो सकते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों। आएगा समझ में? वन पर्सन कंपनी में एक ही बंदा है। इससे भी एमसीक्यू पूछा जाता है। तो सोल प्रोप्राइटर नहीं होगा? नहीं, कंपनी पढ़ रहे हैं ना, सोल प्रोप्राइटर की तरह ही कंपनी भी बन सकती है। अभी समझना, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है। प्राइवेट लिमिटेड, जैसे रिलायंस के नाम के आगे लिखा होता है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के आगे ओनली लिमिटेड लिखना होता है। ओनली लिमिटेड, जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड। आएगा समझ में? वन पर्सन कंपनी के नाम के आगे वन पर्सन कंपनी लिखना होता है। वन पर्सन एमसीक्यू में पूछा जाता है। मिनिमम मैक्सिमम समझ में आया, नाम समझ में आया। दूसरा, अब देखो, यहां पे सोल प्रोप्राइटर को बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपने पास से ही पैसा लगाना है या बैंक से लोन लेके लगाए। बट यदि बैंक से लोन लेगा तो लायबिलिटीज किसकी होगी? सिर्फ उसी की होगी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स से पैसा लेगा या बैंक से लोन लेगा तो लायबिलिटीज किसकी होगी? पार्टनर्स की होगी। कंपनी में थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो जाता है। कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 2 और 200 है तो ये लोग ही मिलके लगाएंगे या बैंक से लोन लेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक इन्हीं की तरह वन पर्सन कंपनी में भी अकेले ही पैसा लगाएगा या तो बैंक से लोन लेगा। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए एक चांस ये होती है कि पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है। बैंक से पैसा न लेकर के पब्लिक से पैसा ले सकती है। जैसे मान जाओ कंपनी स्टार्ट करनी है, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी, ओनली पब्लिक। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है और ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है। जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर। आप सीधे आंसर दोगे कि रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के पास अथॉरिटी नहीं है शेयर इशू करने की। आएगा समझ में? लेकिन यही बोला, रेल विकास निगम लिमिटेड इशूड 1,000 शेयर। यस, इसके पास इशूड है, इसके पास अथॉरिटी है। तो यानी शेयर कौन इशू कर सकता है? ओनली पब्लिक। तो अब देखो, बैंक से पैसा लोन लेंगे तो लायबिलिटीज बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। तो पब्लिक कंपनी के लिए एक बेनिफिट ये होता है, वो पब्लिक से पैसा ले सकती है। मतलब हम लोगों से भी पैसा मांग सकती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हम भले उस कंपनी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिलायंस कुछ कंपनीज हमसे भी पैसा ले सकती है। कौन सी कंपनी? पब्लिक। किस रूप में पैसा लेती है? 2 तरीके से, या तो शेयर के रूप में या तो डिवेंचर। शेयर का मतलब क्या हुआ? हिस्सा। जैसे मान जाओ हमने किसी पब्लिक कंपनी में 100 रुपए दिए, तब उस कंपनी के 100 रुपए के हिस्से के बराबर के हम ऑनर हैं। जैसे ये कंपनी मान जाओ 10 करोड़ की कंपनी,
हमने 100 रुपए दिया, 100 रुपए का एक छोटा सा टुकड़ा, इतने का मालिक मैं हूं। मैंने एक एग्जाम्पल बनाया। तो क्या होता है कि पब्लिक कंपनी की जितनी कैपिटल होती है, जैसे मान लो इन्होंने कैपिटल बनाया कि एक पार्ट हमारा 100 रुपए का, हमने एक पार्ट खरीद लिया तो हम 100 रुपए के मालिक हो गए। दो पार्ट खरीद लिया, हम 2 रुपए के मालिक, दो पार्ट के मालिक। आई बात समझ में? तो पब्लिक कंपनी के लिए 2 तरीके से चांसेस है पैसा पब्लिक से लेने का, एक शेयर के रूप में, एक डिवेंचर के रूप में। शेयर के रूप के मतलब हमने हिस्सा दिया है, ऑनरशिप दी है। ऑनरशिप दी तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस मिलेगा। आई बात समझ में? जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो फर्म को, लॉस भी तो हो सकता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है डिवेंचर के रूप में भी पैसा ले सकते हैं, शेयर के रूप में या डिवेंचर के रूप में। डिवेंचर के रूप में पैसा लिया तो वो एक लायबिलिटीज है, एक उधार है, ऑनरशिप नहीं मिली, सिर्फ लायबिलिटीज। जैसे हमने किसी कंपनी के 10,000 रुपए डिवेंचर के रूप में दिए, तो हमने कंपनी को 10,000 रुपए उधार दिया है, कंपनी वो 10,000 रुपए हमें वापस करेगी। कंपनी को लॉस हो प्रॉफिट हो मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया होगा कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 5% इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी मिल रहा हो वो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट। आया समझ में? तो पब्लिक कंपनी 2 तरीके से पैसा डिमांड करती है पब्लिक से, शेयर के रूप में, डिवेंचर के रूप में। शेयर इज अ ऑनरशिप, डिवेंचर लायबिलिटीज। आई बात समझ में? शेयर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, कोई कंफर्म नहीं प्रॉफिट होगा, लेकिन डिवेंचर को फर्म को लॉस हो प्रॉफिट हो उसको उसका पैसा रिटर्न मिलेगा। किस रेट से मिलेगा? जब डिवेंचर इशू किया होगा तभी रेट डिसाइड हो गया होगा कि 10%, 8%, 5% जो भी हो, उस रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। फर्म को लॉस हो प्रॉफिट हो उससे मतलब। क्लियर है? इतना समझ में आया? किसके लिए ऑफर है? ओनली पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं। आप जैसे नॉर्मल देखते हो रिलायंस के भी हम लोग शेयर खरीदते हैं, है ना, वो नॉर्मल अलग चीज है। पढ़ने के लिए आपको शेयर कौन इशू कर सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी। क्लियर है? दूसरा, अब पब्लिक कंपनी जब स्टार्ट होती है, तीनों कंपनी का वही ऑप्शन है, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है ना तो उस टाइम उसे अपनी कैपिटल फिक्स्ड करनी होती है। जैसे मान लो स्टार्ट किया, तो जब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? बाय लॉ, कोर्ट में हमें लॉ के हिसाब से स्टार्ट करना होता है। तो लॉ के हिसाब से जब स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम कैपिटल फिक्स्ड करते हैं कि हम भाई 10 करोड़ का बिजनेस करेंगे, तो उनकी कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती, कम भली हो सकती है। आई बात समझ में? यानी मैक्सिमम कैपिटल की लिमिट पहले से डिसाइडेड होती है। क्लियर है? यानी पब्लिक कंपनी को स्टार्ट हुई और उसने बोला कि हम 10 करोड़ का बिजनेस करेंगे। अब वो 10 करोड़ चाहे अपने पास से लगाए चाहे पब्लिक से उधार लेके लगाए, लेकिन पैसा कितना लगाएगा? सिर्फ 10 करोड़। 10 करोड़ 1 रुपया भी नहीं लगा सकता। मिनिमम, मैक्सिमम है, मिनिमम कम लगा सकता है, 8 करोड़ लगा सकता है, 9 करोड़ लगा सकता है, 5 करोड़ लगा सकता है, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं जा सकता। फिक्स लाइन है। क्लियर है? अब शेयर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? इक्वल, जैसे ऑनर का पैसा वैसे ही शेयर होल्डर का पैसा। जिसने शेयर खरीदा है वो क्या कहलाएगा? शेयर होल्डर। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो मैं क्या कहलाऊंगा? शेयर होल्डर। मैंने डिवेंचर किसी कंपनी खरीदा, मैं क्या कहलाऊंगा? डिवेंचर होल्डर। तो शेयर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल राइट, यदि लॉस होगा, ऑनर को लॉस होगा तो हमें भी लॉस होगा, ऑनर को प्रॉफिट होगा हमें भी प्रॉफिट होगा। प्रेफरेंस, लॉस होगा तो वो लॉस पहले ऑनर बियर करेगा, फिर हम बियर करेंगे। जैसे मान लो 10,000 का लॉस हो गया, तो 10,000 का लॉस कौन बियर कर लिया? ऑनर ने, हम पे लॉस नहीं आया। मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस आपका यहाँ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है पढ़ने का, बस एक मीनिंग समझो क्या है। इक्विटी में यदि हमने किसी कंपनी में शेयर लगाया, फर्म को लॉस हो गया, हमें भी लॉस हो गया। प्रेफरेंस में लगाए तो थोड़ी बहुत चांसेस है कि हमें लॉस कम बियर करना पड़े। जहां 10,000 का लॉस हो रहा होगा वहां हमें 9,000 मिलेगा, 8,000 मिलेगा, लॉस फिर भी ये मिलेगा, बट
कंपेयर देन ऑनर के पैसे से हमारा पैसा पहले प्रेफर किया जाएगा। आई बात समझ में? जैसे डिसोल्यूशन में पढ़ते थे कि सबसे पहले किसको पेमेंट करते हैं? आउटसाइडर को। तो वही चीज यहाँ पे क्या करेंगे, जब सारा खत्म होने के बाद जो पेमेंट आएगी वो हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को पैसा दे देंगे, उसके बाद इक्विटी वाले को देंगे। तो हो सकता है प्रेफरेंस शेयर को कम लॉस बेयर करना पड़े। आगे बात समझ में? ज्यादा कॉन्सेप्ट इससे नहीं है, बस इतना समझना है कि शेयर कौन इशू कर सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी। ठीक है, कैसे पहचानेंगे पब्लिक कंपनी? सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा। दूसरा, शेयर दो टाइप्स के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इनकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट समझ में आ गई? ठीक है। अब होता है अब जैसे मान जाओ एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया। 10,000 क्या है? नंबर ऑफ शेयर। एक शेयर की प्राइस कितना रखा? 10 रुपए। अब पब्लिक खरीदने आएगी, पब्लिक खरीदने आएगी ना, हो सकता है 9,000 ही पब्लिक आए खरीदने के लिए, हो सकता है 10,000 पब्लिक आए खरीदने के लिए, हो सकता है 12,000 आ जाए पब्लिक खरीदने के लिए, हो सकता है कि नहीं? 12,000। अरे भाई, हमने मान जाओ मैं कंपनी है मेरी, हमने पब्लिक में इशू किया, एडवर्टीजमेंट दिया कि हम अपना कंपनी का शेयर इशू करना चाहते हैं, जिसको खरीदना है वो अप्लाई करे। हमने 10,000 के लिए ऑफर दिया। अब पब्लिक जब अप्लाई करेगी, जरूरी नहीं कि पूरे 10,000 आए, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है। अब जैसे मान जाओ हमारे पास 4 सीट अवेलेबल है और लोग एप्लीकेशन देते हैं, तो कम भी एप्लीकेशन आता है, ज्यादा भी एप्लीकेशन आता है, इक्वल भी आता है। तो यानी जब कंपनी शेयर इशू करती है और जब पब्लिक खरीदने आती है तो उसे क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन 3 टाइप्स का होता है। एक होता है लमसम, लमसम मतलब इक्वल। 10,000 शेयर सेल करने के लिए बोले, 10,000 लोग खरीदने आए, क्या बोलेंगे? लमसम सब्सक्रिप्शन। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब 10,000 शेयर खरीदने आए, 9,000 ही लोग आए, क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। तीसरा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज्यादा लोग खरीदते हैं। अब देखो, मान जाओ छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान जाओ हमारे पास 3 जॉब अवेलेबल है या 3 फ्लैट है, हमें सेल करना है। हमने ऑफर दिया है कि खरीदने आ जाओ। 2 लोग खरीदने आए, हम क्या करेंगे? 2 को बेच देंगे, एक हमारा ऐसे ही पड़ा रहेगा, बाद में देखेंगे। 3 ही लोग खरीदने आए, 3 को बेच देंगे, खत्म। लेकिन 4 खरीदने आएंगे तो हमें किसी एक को वापस भेजना पड़ेगा ना कि भाई नहीं मिल सकता। तो यानी लमसम सब्सक्रिप्शन, जितना इशू किया उतने ही खरीदने आए, सिंपल दे दिया। अंडर सब्सक्रिप्शन, कम खरीदने आए, हमने कम ही लोग को बेच दिया। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में आपका थोड़ा टिपिकल होता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे किसी न किसी को रिटर्न करना पड़ेगा, किसी न किसी को मना करना पड़ेगा कि आपको शेयर नहीं मिलेगा। अब किस बेस पे मना करेंगे? कोई ज्यादा पैसा नहीं, हमारी कैपिटल पहले ही फिक्स है ना कि भाई 10 लाख से बढ़ा ही नहीं सकते। हमने क्या बोला? हमारी कैपिटल पहले ही फिक्स है, हम बढ़ा ही नहीं सकते। आई बात समझ में? तो हमें किसी न किसी को तो मना करना पड़ेगा। हम किसको मना करें? मान जाओ हमारे पास 5 फ्लैट है बेचने के लिए और 15 लोगों के एप्लीकेशन आ, तो हमें 10 लोग को कहना पड़ेगा ना भाई हम नहीं देंगे। अब उसमें भी लड़ाई हो जाएगी कि मुझको क्यों मना कर दिया, मुझको क्यों दे दिया। होगा कि नहीं होगा? नहीं। हाँ, तो वही चीज है। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है कि हम उसे कैसे रखें। या तो कहीं कहीं ऐसा होता है जो पहले आया है उसको पहले देना है, या तो हम इक्वालिटी कर दे। जैसे मान जाओ हमारे पास 5 फ्लैट सेल करने के लिए और इन तीनों ने अप्लाई किया है, बट इसने अप्लाई किया है 6 फ्लैट्स के लिए, इसने अप्लाई किया है मान जाओ 9 फ्लैट के लिए, इसने अब 8 फ्लैट के लिए, है ना, 6 14, इसने अप्लाई किया 1 फ्लैट के लिए। हमने क्या किया भाई, हमारे पास तो 5 ही सेल करने के लिए, हमने क्या किया, इसको दे दिया हमने 4 फ्लैट,
एक उस पर इसको दे दिया हमने एक फ्लैट और इसको कहा कि कोई फ्लैट नहीं। क्या हुआ ये? इनइक्वालिटी की मतलब नहीं है, हमने अपने हिसाब से कुछ एडजस्ट किया। अब बताओ, जब इन पांचों ने अप्लाई किया होगा तो कुछ भाई ध्यान से समझो, इन पांचों ने अप्लाई किया होगा तो कुछ पैसा दिया होगा कंपनी को, एप्लीकेशन दिया होगा ना। आप कहीं अप्लाई करते तो कुछ पैसा जमा होता है ना। जैसे लाइक मान लो दिल्ली वगैरह में देखते हो, वो जो गवर्नमेंट के फ्लैट निकलते हैं 25,000 30,000 रुपए आप जमा करते हो ना, उसके बाद आपका नंबर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। अब सुनो, इसने जो पैसा दिया होगा, इसने 6 फ्लैट का पैसा दिया, बट इसको फ्लैट कितने मिले? 4। इसने 2 फ्लैट का पैसा एक्स्ट्रा दिया ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसको 2 फ्लैट का पैसा मैं वापस दे दूं, या तो मैं कहूं कि भाई आगे जो इंस्टॉलमेंट बनेगी उसमें तुम्हारा 2 फ्लैट का पैसा कट जाएगा। क्लियर है? जैसे इसने 8 फ्लैट के लिए अप्लाई किया था, बट इसको एक ही फ्लैट मिला, एक ही मिला, तो हमने क्या किया, इसको 7 फ्लैट का जो पैसा था उसमें से 3 फ्लैट का पैसा रिटर्न कर दिया, 4 फ्लैट का पैसा आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया। इसको एक ही फ्लैट के लिए अप्लाई किया था, इसको कोई फ्लैट ही नहीं मिला, तो इसके लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यानी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 चीजें बन गई। क्या? या तो रिटर्न करना पड़ सकता है, यहाँ ये पैसे को क्या कर रहे थे, आगे इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर रहे थे, यानी एडजस्ट किया जा सकता है, यानी रिफंड प्लस एडजस्टमेंट, 2 केस बना ना। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि कभी भी कंपनी जितना शेयर इशू करेगी उससे कम शेयर एक्सेप्ट कर सकती है, उसके इक्वल शेयर एक्सेप्ट कर सकती है, ज्यादा शेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। भाई साहब बात समझ में आई? अब जो शेयर होता है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, मान लो रिलायंस कंपनी के अभी हम शेयर खरीदना चाहें, रिलायंस कंपनी की एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए, तो क्या वो हमें 100 रुपए में बेच देगा? बेचेगा? भाई रिलायंस कंपनी इतने सालों से चल रही है, आज मैं उससे खरीदने जाऊंगा तो 100 रुपए का शेयर का ज्यादा पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा ना। तो जो शेयर इशू किए जाते हैं वो 2 तरीके से इशू किए जाते हैं, एट पार या एट प्रीमियम। एट पार का मतलब जितने शेयर की वैल्यू है, 10 रुपए की शेयर की वैल्यू है, 10 ही रुपए में सेल किया जा रहा है तो उसे कहेंगे एट पार। 10 रुपए की शेयर की वैल्यू है, 12 में सेल किया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एट प्रीमियम। प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी ज्यादा हो सकता है। 10 रुपए का शेयर 1010 में भी बिक सकता है, तो कितना प्रीमियम बना? 1000। आई बात समझ में? प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती। अभी तक का इतना समझ में आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट था ये कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप्स के होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप हम पढ़ चुके। कंपनी में आए, कंपनी 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? प्राइवेट, पब्लिक, 1 पर्सन। प्राइवेट के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, पब्लिक के नाम के आगे लिमिटेड लिखा होता है, ओनली लिमिटेड। आएगा समझ में? 1 पर्सन कंपनी के आगे 1 पर्सन कंपनी लिखा होता है। प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए पैसा बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का 2 ऑप्शन है, अपने पास से लगाए या पब्लिक से उधार लेकर के लगाए। अब उधार 2 तरीके से लिया जा सकता है, शेयर के रूप में या डिवेंचर के रूप में। शेयर के रूप में लिया तो ऑनरशिप दे रहे, लॉस होगा तो लॉस मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा। अब शेयर में 2 ऑप्शन कर दिया, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, बोथ आर ऑनरशिप, बट इक्विटी के लिए ऑनरशिप इक्वल होता है ऑनर के पैसे के हिसाब से। प्रेफरेंस के लिए ऑनरशिप पहले ऑनर का माना जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का माना जाता है। डिवेंचर एक लायबिलिटीज होती है, डिवेंचर यदि इशू किया गया है तो उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा कुछ टाइम बाद। 1 साल बाद 1 साल के अंदर कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो गई, 1 साल से ज्यादा में कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई। क्लियर है? डिवेंचर होल्डर को पहले ही डिसाइडेड होता है कि कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट। आई बात समझ में?
अब हमने समझा कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक लमसम सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब। एक बार ना 6 नंबर का क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, एक पूरा क्वेश्चन दे दिया था, सिर्फ इतना पूछा था कि ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है, क्या ऑप्शन है और कितना रिफंड होगा, और 2-2 नंबर के 6 नंबर। तो यदि 10,000 शेयर इशू किया, 9,000 एप्लीकेशन आए, कौन सा केस माना गया? अंडर सब। 10,000 शेयर इशू किया, 12,000 एप्लीकेशन आए, ओवर सब्सक्रिप्शन। 10,000 शेयर इशू किया, 10,000 एप्लीकेशन आए, लमसम सब्सक्रिप्शन। लमसम सब्सक्रिप्शन में सबको बेच दिया शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन में कम लोगों को ही बेचा, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें या तो किसी को रिफंड करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, या रिफंड प्लस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या सिर्फ एडजस्टमेंट करना। 3 केस बने, रिफंड, रिफंड प्लस एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट। समझ में आया? शेयर जो है, जितने की शेयर की कॉस्ट होती है, यदि उतने पे ही शेयर पब्लिक को बेचा जाए तो उसे कहते हैं एट पार। यदि शेयर की वैल्यू जितनी है उससे ज्यादा में बेचा जाए तो उसे कहते हैं एट प्रीमियम। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रीमियम की कोई लिमिट होती है कि 6%, 8%? नो, कोई लिमिट नहीं होती। 10 रुपए के शेयर 10 लाख में भी बेचे जा सकते हैं। और पहले के टाइम में 2013 से पहले कंपनी जो है शेयर डिस्काउंट पे भी इशू करती थी कि 10 रुपए का शेयर है एक्चुअल, बट 8 ही रुपए में सेल कर रही है, यानी डिस्काउंट में बेच रही है। लेकिन अब 2013 के बाद से कभी भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? तो नो। हाँ, डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। डिवेंचर को हम प्रीमियम पे, एट पार पे और एट डिस्काउंट, तीनों केस में हम इशू कर सकते हैं, लेकिन शेयर को सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम इशू किया जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? एनी डाउट किसी को? अब जो कंपनी शेयर इशू करती है ना, वो 2 चीजों के लिए करती है, या तो कैपिटल पैसे के लिए या अदर थिंग्स के लिए। कंपनी जो शेयर इशू करती है वो 2 चीजों के लिए, फॉर कैश के लिए या फॉर अदर थिंग्स। अदर थिंग्स का मतलब जैसे कि मान जाओ बिल्डिंग खरीदना है, पैसे ना दे करके क्या किया? कंपनी के शेयर दे दिए। मान जाओ हमने कोई सर्विस कराई, पूरे स्कूल की हमने पेंटिंग करवाई, या पेंटिंग के लिए पैसा ना दे करके हमने अपने स्कूल का शेयर दे दिया। आई बात समझ में? तो वो क्या कराया? अदर। लेकिन यदि पैसे के लिए किया गया है तो वो क्या कहलाया? फॉर कैश। अब फॉर कैश के लिए 2 ऑप्शन होता है, एक तो 1 टाइम्स में बेचना और दूसरा इंस्टॉलमेंट में बेचना। 1 टाइम्स, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, 10 लाख की गाड़ी खरीदते, 10 लाख दिए, तुरंत ही आपकी गाड़ी हो गई। यानी यदि जितने शेयर बेचा उतना पैसा तुरंत ही ले लिया। इंस्टॉलमेंट यानी कुछ इंस्टॉलमेंट बना दी, जैसे 10 रुपए का शेयर है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। इसको 4 पार्ट बना दिया कि भाई 2, 3, 3, 2, ऐसे कर दो। पहले 2 रुपए देंगे, फिर 3 महीने बाद फिर 3 रुपए देंगे, फिर 3 महीने बाद आप 3 रुपए देंगे, फिर 3 महीने बाद आप 2 रुपए देंगे। इंस्टॉलमेंट बना दी, जैसे गाड़ी खरीदते हो ना इंस्टॉलमेंट पे, वैसे पहली इंस्टॉलमेंट को कहते हैं एप्लीकेशन। क्या कहते हैं पहले इंस्टॉलमेंट को? एप्लीकेशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। उसके बाद जितनी होगी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, और भी तो हो सकती है, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स्थ कॉल, जितनी इंस्टॉलमेंट बनती जाए, बट ये पहला कभी चेंज नहीं होगा। पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के दूसरे इंस्टॉलमेंट के बीच मिनिमम कितना गैप होना चाहिए? 90 डेज। कितने होने चाहिए? 90 डेज। एक इंस्टॉलमेंट से दूसरी इंस्टॉलमेंट के बीच में जो गैप होना चाहिए वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डेज। सॉरी, मिनिमम 90 डेज, मैक्सिमम और भी ज्यादा हो सकता है। दूसरा, अब जो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में यदि किसी ने ज्यादा पैसा दिया है तो कंपनी उसको रिफंड करती है ना, पढ़ा था अभी ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो रिफंड करने की भी लिमिट होती है कि मिनिमम 90 दिन में रिटर्न करना है।
यदि 90 दिन से ज्यादा होता है तो 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। जैसे मान जाओ आप गवर्नमेंट के जो फ्लैट्स वगैरह निकलते हैं, आप उसमें अप्लाई किए, 25,000 रुपये जमा किए, ऐसे करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया होगा, सबको तो फ्लैट मिला नहीं, जिसको नहीं मिला उसके पैसे रिफंड मिल जाते हैं। अब रिफंड कहने का मतलब नहीं कि कई साल बाद रिफंड देंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से क्या रूल्स है, 3 महीने के अंदर आपको रिफंड करना है। यदि 3 महीने से लेट करोगे तो आपको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। क्लियर है? अब देखो, 1 टाइम्स में तो एक ही बार में दे के पैसा खत्म हो गया, तो कोई उधारी पुधारी तो हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट में हो सकता है किसी बंदे ने शेयर खरीदा, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, यहां पर डिफॉल्ट हो, नहीं दे पाए। होता है ना, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, पहले इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी, तीसरी इंस्टॉलमेंट के टाइम में पैसा नहीं दे पाए। तो जब नहीं दे पाएगा कोई बंदा शेयर पैसा, तो उसको क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरर। क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर क्या हुआ, व्हेन शेयर होल्डर डिड नॉट पे अमाउंट ऑन कॉल, मतलब किसी भी टाइम अलॉटमेंट, भाई एप्लीकेशन का तो दिया ही होगा, एप्लीकेशन का दिए के बिना तो उसको शेयर ही नहीं मिल सकता। अलॉटमेंट में हो सकता ना पे करेगा, हो सकता है फर्स्ट, तो जब भी वो जहां पे नहीं पे करेगा उसे क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरर। हो सकता है कोई बोले यहां पे आके कि भाई हमारा ये बाकी का भी पैसा ले लो, तो उसे क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एडवांस। समझ में आ गया? जब कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कॉल का पैसा पे नहीं करेगा तो उसे कहेंगे कॉल्स इन एरर। जब कोई शेयर होल्डर किसी भी कॉल के टाइम, मतलब एक्ट आने वाला का, मतलब जो फ्यूचर की कॉल्स है उसका पैसा पहले ही दे देगा तो उसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। अब यहां पे यदि कोई पैसा नहीं देगा, जैसे मान लो गाड़ी की आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो, तो क्या करती है बैंक आपके साथ, सामान जब्त कर देती है। वैसे ही मान जो शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तो कंपनी क्या करेगी, शेयर ले लेगी। उस केस को क्या बोलेंगे, फॉरफीचर। क्या बोलेंगे, फॉरफीचर। जब कोई शेयर होल्डर पैसा पे नहीं करेगा तो कंपनी उस शेयर की अथॉरिटी उस पब्लिक से वापस ले लेगी। इस प्रोसेस को कहेंगे फॉरफीचर। पहली बार में थोड़ी ना वापस ले लेगी। मान जो इसमें अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, पहला स्टेप क्या होगा कंपनी का, फर्स्ट कॉल करेगी, भाई पैसा पे कर दो। सेकंड, रिटन प्रूफ के साथ कॉल करेगी, मेल वगैरह कुछ आएगा, आएगा समझ में। थर्ड, उस सेकंड में लिखा हुआ है कि आप 90 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर पैसा पे करिए, अदरवाइज आपका शेयर फॉरफीचर कर लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। वक्त मान जाओ कि उसने 90 डेज में भी नहीं किया तो कंपनी क्या करेगी, उस शेयर को छीन लेगी। छीनने के बाद क्या करेगी, बैंक वाले गाड़ी लेके जाते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शन, किसी और को बेच देगी, थर्ड पार्टी को बेच देगी। ऑप्शन मतलब किसी थर्ड पार्टी को बेच देना, वही चीज। इतना ही आपका पूरा सिलेबस है। जब उसने बेच दिया तो जो पहले की इंस्टॉलमेंट बेची, हाँ, अब जैसे मान जाओ कि आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे करी और तीसरी नहीं पे करी, तो बैंक वाला आपकी गाड़ी लेके चला जाता है। 2 इंस्टॉलमेंट जो पे करी थी उसका पैसा देता है नहीं। तो यदि मान जो किसी ने यहां पे पैसा नहीं दिया, कंपनी ने शेयर उनसे वापस कर लिया, तो ये जो पैसा तो उसने दिया होगा ना, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। कंपनी रिटर्न भी नहीं करेगी आपको, कंपनी आपको पैसा देगी भी नहीं कि भाई आपने जो दिया था ले लो, नहीं देगी। तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है। कंपनी किसी थर्ड पार्टी को बेच देगी। अब थर्ड, उसने एक दिन डिले करके वापस पैसा पे कर दिया। हाँ, अब डिले करके यदि पे कर देता है तो वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी कंपनी उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, कभी कभी उस पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है। यदि इंटरेस्ट चार्ज करती है तो कॉल्स इन एरर के केस में इंटरेस्ट होता है 12% पर एनम। कितना, 12% पर एनम। लेकिन कॉल्स इन एडवांस के केस में इंटरेस्ट होता है 18% पर एनम। आपके बुक या नेट पे ये 6 और 9 दिया होगा, बट ये चेंज हो गया है। तो कॉल्स इन एरर, जब
यदि कोई शेयर होल्डर पैसा पे नहीं करता है और कुछ दिन बाद पैसा दे देता है तो कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। वो जरूरी नहीं है, वो कंपनी का रूल्स है। जैसे यहाँ पे किसी की फीस बाकी रह जाती है, 2 महीने बाद दे देते हो, तो सर कभी कभी लेट फीस नहीं लेते, लेकिन कोई कोई स्कूल होता है कि लेट फीस लेता ही लेता है। तो उसका भी रूल्स है कि यदि किसी कंपनी में आपने शेयर खरीदे हैं और उसके पैसे आपने पे नहीं किया, कुछ टाइम बाद पैसा दोगे, तो 12% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। हाँ, तो ये भी हो सकता है किसी ने पहले ही पैसा दे दिया, तो वो कहेगा ना मैंने पहले ही दी थी, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस केस में कितना होता है 18%। तो मतलब ये 18% पर एनम वाला ये कंपनी देगी? हाँ, कंपनी इसको देगी। कंपनी किसको देगी? शेयर होल्डर। आई बात समझ में? इतना ही आपका सिलेबस है कि पहला तो हम ये समझेंगे कि कंपनी ने शेयर इशू किया, भाई लमसम में कैसे। तो फिर दूसरे बार जिस बंदे ने शेयर खरीदा होगा उसके लिए प्रॉफिट ही बन जाएगा 18%? हाँ, तो प्रॉफिट ही बना ना, कंपनी के लिए लॉस बना, शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट बना। पॉलिसीनेटर का इंटरेस्ट कंपनी के लिए प्रॉफिट बना, शेयर होल्डर के लिए लॉस बना। अब जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखो सिंपल सा, जैसे ये है एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया? 10,000 शेयर। एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10। all the amount was duly received on application। सारा पैसा किसके पे में कहा मिला? एप्लीकेशन पे। पास द जर्नल एंट्री when all शेयर आर सब्सक्राइब। क्या बोल रहा है? 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए। ध्यान से समझो। और उधर अर्पित शुरू हो गया ना ड्रामे, खड़े वहां से, चलो यहां पे क्या बोल रहा है? एक्स कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000 रुपए के रेट के। एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपए। सारा पैसा किस पे मिलेगा? एप्लीकेशन पे। कौन सा केस है ये? वन टाइम्स पेमेंट है। आप इसको ऐसे लिखोगे, 10,000 शेयर रुपीस कितने के? 10 के। एक ही बार में पैसा मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि तुरंत ही उसका अप्लाई भी हुआ और तुरंत ही उसने पेमेंट भी दी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे बोलूं एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। Amount was payable as follow: on application ₹2, allotment ₹3, first call ₹2, final call ₹3. All the amount was due. यहाँ पे क्या है? एक ही बार में पैसा ले रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा हो। समझो भाई ध्यान से। नहीं सुनाई दिया आपने तुम्हें? बोले नहीं यहाँ बैठने के लिए। अंदर समझ में आया? क्वेश्चन का अंदर समझ में आया? यहाँ पे हम एक ही एंट्री करेंगे, एक बार पैसा मिलने की, और उसके बाद उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे हम 1 2 3 4 8 एंट्री बनाएंगे। 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 फाइनल कॉल। हम एंट्री बना के दिखाते हैं। देखो यहाँ पे कितना पैसा मिला उसको? 1 लाख। तो पहली एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना? 1 लाख 1। अब इस पैसे को कैपिटल में डाल दोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? 1 लाख 1।
बस खत्म। 1 टाइम्स था, 10,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपए के रेट के, पैसा मिल गया, सारा पैसा एप्लीकेशन पे एंट्री करी, पहले रिसीव फिर कैपिटल। सर ये लास्ट वाली एंट्री क्या थी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है, तो देखो हम यहाँ पे डेट पर्टिकुलर डेबिट पहले लिखेंगे ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पहले पैसा कितना मिलेगा, 10,000 शेयर थे, कितने रुपए के रेट से, 2 रुपए के रेट से। पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 20,000। अब इसको कैपिटल में ट्रांसफर किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 20,000। समझ में आया? बाद में लिखना, पहले समझ लो, समझ में आएगी एप्लीकेशन। अब ऐसे अलॉटमेंट में भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेट की जगह पे क्या आ गया, ऑन अलॉटमेंट। याद रहे, अब पहले कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे फिर रिसीव करेंगे, उल्टा कर देंगे। पहले एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 30,000। फिर बैंक वाला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना 30,000। आ रहा है समझ में सक्षम वर्मा? भाई एप्लीकेशन की तो एंट्री किया, यह है समझ। अलॉटमेंट की भी तो, फर्स्ट कॉल भी तो, सेकंड कॉल भी तो। कहीं आप अप्लाई करते हो तो पहले पैसा देते हो। जैसे मान जो आपने एडमिशन लेना है तो आप पहले एडमिशन फीस देते हो, फिर जाके आपका एडमिशन हो। फिर जब एक बार एडमिशन हो जाता है तो आप मंथली फीस ड्यू होने पे देते हो। तो वही चीज इसके टाइम में पहले बैंक वाली एंट्री फिर कैपिटल, बट इसके बाद सब में कैपिटल वाली फिर बैंक वाली, कैपिटल वाली फिर बैंक वाली, नाम चेंज होता जा रहा है। अलॉटमेंट कर रहे हैं तो अलॉटमेंट लगा रहे हैं, फर्स्ट कॉल करेंगे तो क्या लगेंगे, फर्स्ट कॉल। अब देखो फर्स्ट कॉल की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 20,000 होगा, 20,000। फिर बैंक वाली गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना 20,000। अब फाइनल कॉल की मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ गया ना। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 30,000। दोनों केस समझ में आ गया। और दोनों कौन सा केस था, ये 1 टाइम्स पेमेंट इंस्टॉलमेंट और लमसम वाला था, लमसम वाला था ना। अब इसी को मैं ये कह दूं कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन 9,000 शेयर वर अप्लाइड, व्हेन 9,000 शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। मतलब कितना एप्लीकेशन आया, कम आया अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये एंट्री कितने से होगी, 9,000 से होगी, यानी यहाँ पे 90,000 सेम। अब ये सारी एंट्री करेंगे तो 9,000 से मल्टीप्लाई कर करके करेंगे। आ गया समझ में, क्लियर है? एनी डाउट? हाँ जी, नहीं आया समझ? एनी डाउट किसी को? अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, करके दिखाओ। लिखो, X Limited issued 20,000 shares. X Limited issued 20,000 shares of rupees 20 each. X Limited issued 20,000 shares of rupees 20 each. टोटल शेयर 20 each. 20 each. X Limited issued. देखो ऐसा है ना, बोर्ड में ना क्वेश्चन में अमाउंट का बहुत घुमावदार है। आप ये मत सोचो कि नॉर्मल 10 ही रुपए के शेयर, तो 20 का शेयर, 50 का शेयर, 70 का शेयर, अमाउंट ऐसा दे देगा कि थोड़ा वो लगेगा।
तो इसीलिए कितने का है? 20,000 शेयर इशू किए, कितने रुपए के रेट के? 20। ऑल द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, ऑल द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, मैं देता हूं, अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, All the applications were received, amount was payable as follow, amount was payable as follow, लिखो एक्स लिमिटेड issued 20,000 shares of ₹20 each, all the application were received, दोबारा बोलो सर। X Limited issued 20,000 share of ₹20 each. All the application were received. Amount was payable as follow. Amount was payable as follow. ठीक है सर। एक मिनट मैं बोल लूं फिर बोलता हूं आगे तुम्हारे पास। हाँ, अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन, ऐसे करके लिखो, ऑन एप्लीकेशन ₹5, ऑन एप्लीकेशन ₹5, ऑन एप्लीकेशन ₹5, ऑन अलॉटमेंट ₹6, ऑन अलॉटमेंट ₹6, ऑन फर्स्ट कॉल ₹4, ऑन फाइनल कॉल ₹5। फर्स्ट कॉल देखो ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5, 5 तो जनरल भाई। एप्लीकेशन कितने की है? 5 रुपए की। अलॉटमेंट कितने का है? 6 रुपए का। फर्स्ट कॉल कितने का है? 4 का। और फाइनल कॉल कितने का है? 5 का। कितने शेयर इशू किया था? 20,000 शेयर। कितने रुपए के रेट के? 20। कौन सा केस है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट। एंट्री करो जैसे इसमें किए थे। ये वाला क्या करना? पहले वाला ये कहाँ बोला? फर्स्ट कॉल वाला मतलब ये वाला इसके लिए बोला होता है ना कि ऑल द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ये कहाँ बोला? amount was payable as follows. ऑन एप्लीकेशन ₹5, इसका 2 करना है, इसका ऑन अलॉटमेंट ₹6। क्या हुआ? नहीं आ रहा है? अरे यार हाँ आ रहा है। तो करो ना फिर। अरे आप करो मैं लिख दूँ। ऑन एप्लीकेशन 5 का है, अलॉटमेंट 6 का है, फर्स्ट कॉल 4 का है, फाइनल कॉल 5 का है। कितने शेयर इशू किया है? 20,000। यहाँ पे कितने शेयर इशू किया था? तो 10,000 से मल्टीप्लाई करके किए थे। यहाँ पे 20,000 है तो 20,000 से मल्टीप्लाई करके एंट्री करो बस। अच्छा करिए। आप करके नहीं एक बार निकाल दो। 20,000 इंटू क्या बात है। देखो आ रहा हूं। कितने शेयर इशू किया था कंपनी ने? अब आ रहा है जॉब तो यानी यहाँ पे लिखा 20,000 शेयर्स, रुपीस कितने के? 20। ऑन एप्लीकेशन कितने की है? 5 की। ऑन अलॉटमेंट कितने का है? 6 का। ऑन फर्स्ट कॉल कितने का है? 4 का। ऑन फाइनल कॉल कितने का है? 5। इधर देखो ना रहो। अब यहाँ 5 से करोगे 20,000 इंटू 5 कितना हुआ? 1 लाख। तो यानी यहाँ पे दोनों एंट्री कितने कितने की करनी है? 1-1 लाख की। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पे दोनों एंट्री कितने की करनी है? 1,20,000 की, 1,20,000। क्लियर है? यहाँ पे दोनों एंट्री कितने की करनी है? 80,000 की, 80,000 की। यहाँ पे कितने की करनी है? 1 लाख की, 1 लाख। इतना समझ में आया? अब एंट्री कर लो। ओके अब एप्लीकेशन की एंट्री कर रहे हैं। क्या एंट्री हुई? यहाँ जैसे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट। डेट में हमने क्या डाला? कम कर रहे हैं एंट्री ऑन एप्लीकेशन। कितने की करनी है? 1 लाख की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? 1 लाख
1 लाख। क्या बोलेंगे? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर है? अब इस पैसे को कैपिटल में डालेंगे, क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी? 1 लाख। 1 लाख। क्या बोलेंगे? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। आया समझ में? आगे अब अलॉटमेंट की क्या करेंगे? सक्षम वर्मा बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये पहले हो जाएगी, ये बाद में। अब शेयर अलॉटमेंट में क्या करेंगे? ऑन अलॉटमेंट में शेयर ये वाली अलॉटमेंट पहले करनी है। कैसे? शेयर एप्लीकेशन की जगह पे क्या लिखेंगे? Allotment. अलॉटमेंट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल कैपिटल। कितना अमाउंट आया? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000। ये भी कैपिटल में ट्रांसफर होगा। हाँ, एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव फिर कैपिटल, लेकिन उसके बाद इन चारों में या जितना रहे, पहले कैपिटल फिर रिसीव, पहले कैपिटल फिर रिसीव। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं कहीं पे किसी भी चीज के लिए तो पहले पे करते हैं, लेकिन उसके बाद से आप ड्यू पे पेमेंट, जैसे आपने एडमिशन लिया होगा यहाँ पे, तो एडमिशन के टाइम पे ही फीस पे किया होगा, फिर उसके बाद जैसे आपका कंप्लीट होता होगा तब पे करते हो। तो एक रूल्स होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो पहले पे करते हो, लेकिन उसके बाद यदि इंस्टॉलमेंट है तो ड्यू पे करते हो। फिर ये क्या हो गया? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। दूसरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना? 1,20,000। 1,20,000। क्या बोलेंगे? बीइंग अमाउंट रिसीव। हुआ? अब बताओ तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? आ रहा हो? फर्स्ट कॉल की बताओ दोनों एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट बाबू ऐसा नहीं है कि हर चीज टीचर अलग अलग बैठ के पढ़ाएगा, तभी इतना तो वो पढ़ा रहा हो यार। शेयर ऑन फंड। मैंने क्या बोला? एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव फिर कैपिटल, अलॉटमेंट के टाइम पे पहले कैपिटल फिर रिसीव। नाम चेंज करते जाओ। यहाँ एप्लीकेशन किए थे तो नाम के साथ एप्लीकेशन लगा, अलॉटमेंट किए तो नाम के साथ अलॉटमेंट लगा। अब फर्स्ट कॉल करोगे तो क्या लगाओगे? फर्स्ट कॉल। तो क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा? 80,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 80,000। फाइनल कॉल की बताओ, इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट? 1 लाख। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल। करो इस क्वेश्चन को जल्दी। हाँ बंद।